आज भारत के विश्वविद्यालयों में जो छात्र हैं वही छात्र कल देश का भविष्य बनेंगे। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि देश में छात्रों के आदर्श पुरुष वो लोग होने चाहिए जिन्होंने हमेशा भारत की एकता और अखंडता की बात कही। जिन लोगों ने देश के टुकड़े किए हों वो किसी भी देश के विद्यार्थियों के आदर्श पुरुष नहीं हो सकते। आदर्शों और उसूलों की यही लड़ाई आज पूरे भारत में चर्चा का विषय बनी हुई है। आज देश में इस बात पर बहस हो रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या किसी और विश्वविद्यालय में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगाई जानी चाहिए या नहीं। इसे लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत तनाव है और वहां की स्टूडेंट यूनियन और हिंदूवादी संगठनों के बीच जिन्ना की तस्वीर लगाने को लेकर संघर्ष चल रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज भी मोहम्मद अली जिन्ना पूजनीय है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन आज भी मोहम्मद अली जिन्ना को ही अपना आदर्श पुरुष मानती है, जबकि इसका विरोध करने वाले लोग जिन्ना को देश के टुकड़े करने वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि आज मोहम्मद अली जिन्ना के व्यक्तित्व को लेकर न्यूज चैनल्स पर बहस हो रही है। कुछ बुद्धिजीवी ऐसे भी हैं जो जिन्ना को भारत का मसीहा और देशभक्त साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्ना की सोच को ही भारत के बंटवारे की असली वजह मानते हैं। इसलिए आज ऐतिहासिक तथ्यों की मदद से इस पूरे विवाद का विश्लेषण करना बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन यह विश्लेषण बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि यह इतिहास पर आधारित होगा, सही जानकारी पर आधारित होगा। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोगों को सही तथ्यों की जानकारी होती ही नहीं, उन्होंने इतिहास पढ़ा नहीं है और इसीलिए उनकी विचारधारा कई बार सही नहीं होती। और यही वजह है कि इस देश में कभी किसी बहस से कोई निष्कर्ष निकल नहीं पाता। इसीलिए हमने आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास पर बहुत गहरा रिसर्च किया है। हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खां के विचारों को भी समझने की कोशिश की है। हमने कुछ प्रमाणिक पुस्तकों का अध्ययन किया है जिससे आपको इस विवाद को समझने में मदद मिलेगी। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का डीएनए टेस्ट है जिसमें बहुत सारे तथ्य और ऐतिहासिक बयान आज होंगे और शायद आपने इससे पहले इस तरह की रिसर्च नहीं देखी होगी। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि यह पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ। 30 अप्रैल को अलीगढ़ से बीजेपी के लोकसभा सांसद सतीश गौतम ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को एक चिट्ठी लिखकर यह पूछा कि इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में कहां-कहां मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी है और यह तस्वीर क्यों लगी है। इसके अगले दिन यानी 1 मई को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के प्रेसिडेंट की तरफ से यह कहा गया कि मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर यूनियन हॉल में लगी है, क्योंकि जिन्ना स्टूडेंट यूनियन के लाइफ टाइम मेंबर हैं और वर्ष 1938 से ही जिन्ना की तस्वीर यहां पर लगी हुई है। 2 मई को यानी कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गेट पर यूनिवर्सिटी के छात्रों और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हुई, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों और एएमयू की छात्र संघ ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। आज भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र पूरे दिन हंगामा करके ये मांग करते रहे कि बीजेपी के सांसद सतीश गौतम के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और पुलिस उन पर कार्रवाई करे। यह तो हुई विवाद की बात। अब इस विवाद की जड़ को समझने की कोशिश कीजिए और इसके लिए हम इतिहास की मदद लेंगे, क्योंकि बिना इतिहास की सही जानकारी के सही विचारधारा कभी नहीं बन सकती, सही राय कभी नहीं बनाई जा सकती। इसलिए आपको इतिहास की सही जानकारी होना बहुत जरूरी है और बहुत सारे देश में बुद्धिजीवी और धर्म के ठेकेदार ऐसे हैं जो आपको गलत तथ्य बताकर आपकी राय को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। भारत का बंटवारा करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर वर्ष 1938 से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लगी हुई है। जिन्ना की तस्वीर का विरोध करने वाले लोगों का यह कहना है कि उन्होंने 2 नेशन थ्योरी के आधार पर देश का बंटवारा किया और देश के टुकड़े करने वाले व्यक्ति की तस्वीर भारत में नहीं लगाई जा सकती। लेकिन बहुत से लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करने वाले सर सैयद अहमद खां भी 2 नेशन थ्योरी के बहुत बड़े समर्थक थे।
ये जानकर बहुत से लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा, क्योंकि हमारे देश के बुद्धिजीवियों और इतिहासकारों ने हमेशा सर सैयद अहमद खां के बारे में यही बताया है कि वो एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि बंटवारे को लेकर उनकी क्या राय थी और टू नेशन थ्योरी को लेकर उनके विचार क्या थे। आज हमारे पास एक किताब है जिसका नाम है खिलाफत आंदोलन। ये वो किताब है जो मैं आपको आज दिखाना चाहता हूं। इस किताब के लेखक हैं काजी मोहम्मद अदील अब्बासी। ये एक प्रमाणिक किताब है, प्रमाणिक पुस्तक आप इसे मान सकते हैं। और आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि इस किताब पर नेशनल बुक ट्रस्ट की मोहर लगी हुई है। यहां पर ये देखिए, नेशनल बुक ट्रस्ट की मोहर है इस पर। इसका मतलब यह है कि इस किताब में लिखी गई बातों पर आप भरोसा कर सकते हैं। इस किताब के पेज नंबर 26 पर क्या लिखा है, यह सबसे पहले आपको सुनना चाहिए और मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं क्या लिखा है पेज नंबर 26 पर। टाइटल है सर सैयद और भारत की राजनीति। सर सैयद भारत की राजनीति पर उस समय उभर कर आए जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के बाद मुसलमान बुरी तरह कुचला गया था। कत्ल, फांसी और जायदादों की जब्ती का एक लंबा सिलसिला था जो काफी समय तक जारी रहा था और स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण होने के बाद ही अंग्रेज शासन ने छोटी नौकरियों से मुसलमानों को पूरी तरह निकाल दिया था। बड़ी नौकरियां तो हिंदुस्तानियों को मिलती ही नहीं थी। सर सैयद इन परिस्थितियों से बहुत अधिक प्रभावित थे और इसका उन्होंने कुछ समय बाद ये हल सोचा। अब सोचिए उन्होंने क्या हल सोचा, ये आपके लिए जानना बहुत दिलचस्प होगा। पहला हल, मुसलमानों की गरीबी को दूर किया जाए। दूसरा हल, देश की आजादी को जहां तक संभव हो टाला जाए और मुसलमानों की गरीबी को दूर करने और सम्मानपूर्ण जीवन बिताने के अवसर प्राप्त करने के लिए सरकार की पूरी वफादारी का तमगा हासिल किया जाए। सरकार मतलब ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार की पूरी वफादारी का तमगा हासिल किया जाए, क्योंकि अगर देश आजाद हुआ और 3/4 हिंदू और 1/4 मुसलमान होंगे तो वो पीस दिए जाएंगे, क्योंकि मुसलमानों की संख्या कम होगी। ये कहते हैं, इनका जो कैलकुलेशन है वो ये है कि 3/4 हिंदू हैं और 1/4 मुसलमान हैं। अगर देश आजाद हो गया तो मुसलमान पीस दिए जाएंगे क्योंकि उनकी संख्या कम है। फिर वो आगे कहते हैं, भाषण में, ये उनका भाषण है, भाषण में उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि मुसलमानों को कांग्रेस में हरगिज शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान में प्रतिनिधि सरकार बनी तो उनका भविष्य अंधकार में होगा और उन्हें तबाही बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा और मुसलमानों को स्थायी दासता के अतिरिक्त कोई लाभ ना होगा, यानी उन्हें दास बना लिया जाएगा। सर सैयद ने इसके 3 कारण बताए थे। अब वो 3 कारण भी आप सुन लीजिए। पहला कारण, हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौमें हैं। इस संबंध में उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि अंग्रेज अपनी फौजें वगैरह लेकर वापस चले जाएं तो कौन यहां शासन करेगा। जाहिर है कि राज सिंहासन पर हिंदू और मुसलमान दोनों नहीं बैठ सकते, कोई एक दूसरे पर हावी हो जाएगा। यह आशा करना कि दोनों के समान अधिकार होंगे व्यर्थ है और असंभव को संभव बनाने की इच्छा के समान है। दूसरा कारण, प्रतिनिधि सरकार हिंदुस्तान के लिए उचित नहीं है, इसलिए कि अगर वोट लिए गए तो मुसलमान मुसलमानों को और हिंदू हिंदुओं को वोट देंगे। ऐसी स्थिति में 3/4 और 1/4 का अनुपात होगा। तीसरा कारण, मुसलमानों को अंग्रेज सरकार पर पूरा भरोसा करना चाहिए, वही उनके अधिकारों की रक्षा कर सकती है और उन्हें कार्यपालिका में प्रभावशाली प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकती है। ये सर सैयद के विचार हैं, जो कि संस्थापक हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। और अगर आप इसका निष्कर्ष एक लाइन में सुनना चाहें तो वो ये है कि वो शुरू से चाहते थे कि इस देश के दो टुकड़े हो जाएं। वो नहीं चाहते थे कि भारत आज़ाद हो, क्योंकि उन्हें लगता था कि जैसे ही भारत आज़ाद होगा, हिंदुस्तान आज़ाद होगा, मुसलमानों पर अत्याचार शुरू हो जाएंगे। इसलिए मुसलमानों की अलग, उनका एक अलग राष्ट्र, अलग देश उनका होना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खां ने यह भाषण
28 दिसंबर 1887 को दिया था, जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया। इस भाषण के करीब 50 वर्ष बाद 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग ने एक अलग मुस्लिम स्टेट यानी पाकिस्तान के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। लेकिन यह बात सर सैयद अली ने बहुत पहले ही कह दी थी। कई विद्वान ये दावा करते हैं कि टू नेशन थ्योरी के आधार पर पाकिस्तान को मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था, लेकिन टू नेशन थ्योरी का जो असली आधार है वो सर सैयद अहमद खां के विचारों में ही मिलता है। विद्वानों का एक बड़ा वर्ग सर सैयद अहमद खां को टू नेशन थ्योरी का जन्मदाता भी मानता है और भारत के किसी भी व्यक्ति को इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़ी इतिहासकार यास्मीन खान ने अपनी किताब द ग्रेट पार्टीशन, द मेकिंग ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के पेज नंबर 85 पर लिखा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान बनाने की मांग और मुस्लिम लीग के लिए काफी समर्थन था। जिन्ना ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को पाकिस्तान का आर्सेनल कहा है, यानी वो हथियार जो पाकिस्तान समर्थक विचारों से भरे हुए थे, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र पाकिस्तान बनाने में एक हथियार की तरह काम आए। मुस्लिम लीग के सदस्यों में बड़ी संख्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों की थी। इस यूनिवर्सिटी से ही मुस्लिम लीग के सदस्य पूरे देश में फैलते गए और इसी तरह पाकिस्तान बनाने का विचार आगे बढ़ा। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया लेकिन पाकिस्तान नहीं गए और भारत में ही रहे, उनके विषय में देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बहुत गंभीर टिप्पणी की थी, जो आज भी बहुत प्रासंगिक है। आज आपको उनकी ये टिप्पणी जरूर सुननी चाहिए। अब कई लोग कहते हैं कि भाई इधर हमारे सेक्युलर स्टेट चाहिए, हिंदुओं का राज, कौमी राज नहीं होना चाहिए। कौन कहते हैं कौमी राज बनाओ? हिंदुस्तान में 3-4 करोड़ मुसलमान पड़े हैं, कौमी राज की बात नहीं है। लेकिन बात एक है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान पड़े हैं वो मुसलमान ने, काफी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया। ठीक दिया, अभी ठीक है। लेकिन अब एक रोज में, एक रात में क्या दिल बदल गया? वो मुझे समझ में नहीं आता कैसा बदल गया कि एकदम कहते हैं हमको मान दो। तो ये मेरी समझ में नहीं आता कि एक रोज में दिल सबका कैसा बदल गया। तो वो कहते हैं कि हम वफादार हैं, तो हमारी वफादारी में शंका क्यों की जाती है? आपको सस्पिशन क्यों आता है? तो हम कहते हैं भाई हमको क्यों पूछते हो? आपके दिल को पूछो, भीतर पूछो, हमको मत पूछो। वो हमको पूछने की बात नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह भाषण सुनकर आपको यह समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान का समर्थन करने वाले लोगों और मोहम्मद अली जिन्ना की बंटवारे वाली सोच के प्रति उनका रवैया कितना कठोर था। लेकिन यह बहुत दुख की बात है कि आज हमारे देश में एक ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग पैदा हो गया है जो जिन्ना जैसी सोच रखने वालों के प्रति सहानुभूति रखता है। और यही वजह है कि देश के बंटवारे के 70 वर्ष बाद भी जिन्ना की तस्वीर पर विवाद हो रहा है। जिन्ना चले गए लेकिन जिन्ना की तस्वीर नहीं जाती। भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, यदि भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। दो एफआईआर इस मामले में दर्ज हो गई है और उन एफआईआर्स में तकरीबन 300 अनआइडेंटिफाइड लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आज छात्रों ने मांग की है कि एक और एफआईआर इस मामले में दर्ज किया जाना चाहिए, जो यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और कुछ हिंदूवादी संगठन जो लगातार कैंपस में घुसने की उन्होंने कोशिश की और यहाँ पर बवाल मचाने की कोशिश की, तोड़फोड़ मचाने की कोशिश की, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की मांग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने की है।
ये तस्वीरें देश से बहुत बड़े सवाल पूछ रही हैं। क्या देश की एक यूनिवर्सिटी में जिन्ना के हमदर्द मौजूद हैं? क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जिन्ना के समर्थक हैं? क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की सोच पनप रही है? अलीगढ़ से बीजेपी के सांसद सतीश गौतम की एक चिट्ठी के बाद अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों और हिंदूवादी संगठनों के बीच तनाव है। ये बंटवारे का सबसे बड़ा यही हिंदुस्तान का बंटवारा इन्होंने जिन्ना की वजह से हुआ, तो ऐसे व्यक्ति की एएमयू में तस्वीर लगना दुर्भाग्यपूर्ण थी, तो इसलिए मैंने पत्र लिखा। नहीं, तस्वीर हटेगी, पक्का हटेगी, ना का तो मतलब ही नहीं। इस तनाव की वजह है देश का बंटवारा करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना। एएमयू के स्टूडेंट यूनियन के हॉल में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद की तस्वीर के साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर भी लगी हुई है। हिंदूवादी संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर जिन्ना की तस्वीर विश्वविद्यालय से हटाई नहीं गई तो वो पूरे देश में आंदोलन करेंगे। तस्वीर लगाई हुई है, उस तस्वीर को हटाने के लिए हमने आह्वान किया था कि वो तस्वीर हटे, और अगर नहीं हटेगी तो उसे हम हटाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के यूनियन हॉल में जिन्ना की तस्वीर को लेकर जो बवाल बढ़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ठीक बाहर दो अलग अलग सुरक्षा घेरों में पुलिस बल तैनात किया गया है। उसमें पीएसी भी है, उसमें सीआरपी भी है, उसमें यूपी पुलिस के भी तमाम जवानों को तैनात किया गया है। एहतियातन पूरे शहर में अलग अलग जो शहर के मुख्य चौराहे हैं और मुख्य जगह हैं वहाँ पर भी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस मामले पर बहुत ही गंभीरता से निगाह बनाए हुए है और लगातार वो ये जानने की कोशिश कर रही है और उन लोगों को की निशानदेही कर रही है कि जिनके इशारे पर ये बवाल, इस बवाल को बार बार उबाल देने की कोशिश, बार बार उसको भड़काने की कोशिश की जा रही है। हिंदू जागरण मंच के प्रदर्शन के बाद कल एएमयू में छात्रों और पुलिस के बीच कार्रवाई को लेकर झड़प हुई, जिसमें कई छात्र और पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्टूडेंट बाबा सैयद के अंदर अपना एजिटेशन कर रहे थे और उसके बाद जब सिर्फ हमारी यही डिमांड थी कि आप जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी कीजिए, सांसद जी के खिलाफ, आप रासुका के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहीं आकर स्टूडेंट को प्रोवोक करने लगे, आरएएफ को ला करके वहाँ खड़ा कर दिया गया, जैसे कि पता नहीं कि कितना बड़ा उग्रवादी यहाँ पर रह रहे हो। प्रोग्राम था उसको डिस्टर्ब करना चाह रहे थे, उसके अगेंस्ट वो एफआईआर फाइल करना चाह रहे थे, जो कि नहीं करने दिया और उल्टा उन पर लाठी चार्ज की गई। और आप देख सकते कितना ज्यादा लाठी चार्ज की गई, किसी का सर फूटा, किसी का हाथ टूटा, बहुत ज्यादा, बहुत ब्रुटली लाठी चार्ज की है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नेता जिन्ना की तस्वीर को लगाए रखने के लिए जिस तरह के तर्क गढ़ रहे हैं, उससे लगता है कि जिन्ना के प्रति उनका कितना लगाव है। हमारा अपना एक संविधान है स्टूडेंट यूनियन का, हमारा एक अपनी ऑटोनोमस बॉडी है, इसके अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। जिन्ना का फोटो हमने तब लगाया था जब उनको हमने लाइफ मेंबरशिप दी थी, तो ये हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर हम किसी की भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिन्ना से मतलब थोड़ी है, 1947 की पहले की बात है, लाइफ मेंबरशिप से नवाजा गया। उससे तो हिंदुस्तान के मतलब वो जो आइडिया वन इंडिया जो था, वन हिंदुस्तान था, उससे तो वही दर्शाया जा रहा है ना। यूनिवर्सिटी प्रशासन इस पूरे विवाद से बचने की कोशिश कर रहा है। उसने तस्वीर लगाने या हटाने की जिम्मेदारी स्टूडेंट यूनियन के कंधों पर डाल दी है। किसको सदस्यता देनी है, किसको सदस्यता नहीं देनी है, ये जाहिर है यूनियन, जो इलेक्टेड यूनियन होती है वो डिसाइड करती है। जहाँ तक जिन्ना की बात है तो 1938 में प्री पार्टीशन, आपको पता है पार्टीशन से पहले 1938 में वो यहाँ आए थे, तो उनको यहाँ यूनियन ने अपनी सदस्यता दी थी। ये इस पूरी गतिविधियों का यूनिवर्सिटी इंतजामिया, जो यूनिवर्सिटी एडमिशन से, इसका कोई सीधा संबंध नहीं होता। जिन्ना की सोच की वजह से देश का विभाजन हुआ और दंगे हुए। सरकारी मदद से चलने वाली यूनिवर्सिटी में आखिर जिन्ना की तस्वीर कैसे लगाई जा सकती है, लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी के अंदर ही मतभेद है। बकवास भरे बयान चाहे हमारे सांसद विधायक दो या किसी अन्य दल के थे, लोकतंत्र में उसकी कोई मान्यता नहीं है। जिन भी महापुरुषों का योगदान इस राष्ट्र के निर्माण में रहा है, यदि उन पर कोई उंगली उठाता है तो हम समझते बहुत घटिया। तो जिन्ना राष्ट्रपति यहाँ का राष्ट्र, सर ये जिन्ना था, जिन्ना के बारे में पूछना, जिन्ना अपने राष्ट्र थोड़ी थे सर, जिन्ना को पाकिस्तान देश के बंटवारे के पहले जिन्ना का भी योगदान देश में। जिन्ना देशद्रोही है, देश के बंटवारे का जिम्मेदार है, और जिन्ना का विषय मैं समझता हूँ भारत में जिन्ना का नाम लेना भी उचित नहीं। कांग्रेस ने जिन्ना के नाम पर चल रहे संघर्ष के लिए बीजेपी के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक आग लगाई है,
एक तरफ से आग लगा रहे हैं, दूसरी तरफ से पेट्रोल डाल रहे हैं और तेज जलो। अब कल झगड़ा क्या हुआ है? सेंट्रल फोर्सेज बनाम इनके जो कार्यकर्ता थे उनके बीच में हुआ है। तो अब यही सब होना है। पर भारत की जनता समझदार हो जानती है, भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित ड्रामा है। जिन्ना न भारत का आदर्श है और न हिंदुस्तान के लोगों के लिए आदर्श है। खासतौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों के तो आदर्श बिल्कुल नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि ये एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इसको संवेदनशीलता के साथ डील करने की ज़रूरत है। किस संदर्भ में उनकी फ़ोटो वहाँ लगी है इसको देखना पड़ेगा और खामखा की आपत्ति करना भी उचित नहीं है। इतिहास खुद ही बोलता है। जहाँ तक जिन्ना साहब का सवाल है, खुद लाल कृष्ण आडवाणी जी ये बोल चुके हैं, वहाँ जाकर बोल चुके हैं पाकिस्तान में कि वो एक धर्मनिरपेक्ष नेता थे। जिनके मन में जिन्ना है, जिनके दीवार पे जिन्ना चिपका हुआ है, ऐसे व्यक्तियों को हिंदुस्तान से क्या मोहब्बत है? ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो। फिलहाल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन बिल्डिंग से जिन्ना की तस्वीर हटा ली गई है। छात्र संघ का कहना है कि सफाई हो रही है, इसलिए हटाया गया। यूनिवर्सिटी के छात्र संगठनों की तरफ से यह कहा गया है कि वो मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर दोबारा लगवा देंगे। अलीगढ़ से अमित प्रकाश, जी मीडिया। आपको मैं फिर से बता दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक थे सर सैयद, उन्होंने 1887 में ही टू नेशन थ्योरी फ्लोट कर दी थी और उन्होंने जो अपने विचार बताए थे, मैं फिर से आपको पढ़कर बता देता हूं। 28 दिसंबर 1887 को उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा था? देश की आज़ादी को जहां तक संभव हो टाला जाए और मुसलमानों की गरीबी को दूर करने और सम्मानपूर्ण जीवन बिताने के अवसर प्राप्त करने के लिए सरकार की पूरी वफादारी का तमगा हासिल किया जाए। ब्रिटिश सरकार की वफादारी का तमगा हासिल किया जाए, क्योंकि अगर देश आज़ाद हुआ और 3/4 हिंदू और 1/4 मुसलमान हुए तो फिर मुसलमानों को पीस दिया जाएगा। ये उनके विचार थे। और वो ये भी कहते थे कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं और ये दोनों कौमें एक साथ एक देश में नहीं रह सकती और ना ही एक साथ एक देश में इनका शासन हो सकता है। या तो हिंदुओं का होगा या मुसलमानों का होगा। और ये बात उन्होंने 1887 में ही कह दी थी। अब आप सोचिए कि जब आज़ादी का संघर्ष चल रहा होगा उस दौरान 1947 तक, तब इस तरह के जो लोग हैं वो आज़ादी के संघर्ष में शामिल तो होते होंगे लेकिन दिल से नहीं होते होंगे। मन उनका कहीं और होता होगा, क्योंकि ये लोग, सर सैयद जैसे लोग, ये चाहते थे कि भारत कभी आज़ाद ना हो और ब्रिटिश सरकार लगातार यहाँ चलती रहे और मुसलमान ब्रिटिश सरकार के दौरान ही फलेंगे फूलेंगे। आज कुछ लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि जब पाकिस्तान में महात्मा गांधी की मूर्ति नहीं है तो फिर हमारे देश में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर क्यों है? ऐसे लोगों को हम एक तस्वीर आज दिखाना चाहते हैं। यह वीडियो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के नेशनल मॉन्यूमेंट म्यूजियम का है, जहां महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना की मूर्तियां लगी हैं। मूर्तियों को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे ये दोनों आपस में बहस कर रहे हों। जिन्ना सूट बूट में है और महात्मा गांधी धोती में दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए। आज हमने अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट का 1983 में छपा एक लेख भी पढ़ा। इसमें यह बताया गया है कि महात्मा गांधी के बारे में पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं। इस लेख में लिखा गया है कि पाकिस्तान शायद दुनिया का अकेला ऐसा देश होगा जहां महात्मा गांधी को सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष संत नहीं समझा जाता। पाकिस्तानियों को यह लगता है कि महात्मा गांधी आज़ादी के बाद भारतीय मुसलमानों के ऊपर हिंदुओं का राज चाहते थे और इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनवाया, जबकि हकीकत ये थी कि महात्मा गांधी पाकिस्तान बनाए जाने के खिलाफ थे। ये भी एक तथ्य है कि पाकिस्तान के कराची में लगी महात्मा गांधी की मूर्ति को 1950 में तोड़ दिया गया था। कराची में 1931 में महात्मा गांधी की मूर्ति लगाई गई थी, लेकिन जब 1950 में पाकिस्तान में दंगे हुए तो उनकी मूर्ति तोड़ दी गई। बाद में इस बची हुई मूर्ति के कुछ हिस्सों को 1981 में कराची में मौजूद इंडियन कॉन्सुलेट में रखवा दिया गया। पाकिस्तान में स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय के साथ भी ऐसा ही अन्याय हुआ।
इतिहास गवाह है कि साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय ने अंग्रेजों की लाठियां खाई थीं और ये लाठी उन्होंने किसी धर्म विशेष के लोगों के लिए नहीं खाई बल्कि और ना ही उन्होंने भारत और पाकिस्तान के नाम पर अपनी चोटों का कोई बंटवारा किया था। 17 नवंबर 1928 को उनकी मौत हो गई थी। तब भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश एक थे, यूनिफाइड इंडिया था। उसी भारतवर्ष के लिए उन्होंने अपनी जान दी थी। वो नहीं जानते थे कि और 25 साल के बाद इस देश के दो टुकड़े हो जाएंगे। और उनकी मूर्ति लाहौर में लगी हुई थी, लेकिन 1947 में उनकी मूर्ति को भी तोड़ दिया गया। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल का नाम आपने जरूर सुना होगा, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि सर गंगाराम अस्पताल लाहौर में भी है। सर गंगाराम एक इंजीनियर थे और लाहौर की कई बड़ी बिल्डिंग्स उन्होंने ही बनवाई थी। लाहौर में उनकी मूर्ति भी लगी हुई थी, लेकिन 1947 के दंगों में उनकी मूर्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया। यानी पाकिस्तान ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले महापुरुषों को कभी याद नहीं रखा। पाकिस्तान तो 1947 में बना था, लेकिन उससे पहले पूरे भारतवर्ष में आजादी के लिए आंदोलन हुआ था और यह आंदोलन एक था और एक ही आजादी के लिए हुआ था। जाहिर है तब आंदोलन अलग पाकिस्तान या अलग बांग्लादेश के लिए नहीं, बल्कि स्वतंत्र भारत के लिए हुआ था। लेकिन यह बहुत बड़ी विडंबना है कि पाकिस्तान अपनी पीढ़ियों को सही इतिहास नहीं पढ़ाता। आज हमने इस विषय पर काफी रिसर्च किया है कि पाकिस्तान अपने स्कूली बच्चों को और कॉलेजों में क्या सिखाता है। आपने देखा होगा जब आप भारत में स्कूल में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, तो आपको भारत के इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताया जाता है, इतिहास में आज़ादी के संघर्ष के बारे में बताया जाता है, आज़ादी के लिए कौन कौन नेता लड़े थे उसके बारे में आपको पूरा बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। अब देखिए पाकिस्तान में क्या पढ़ाते हैं। भारत में मोहम्मद अली जिन्ना को बंटवारे के लिए जिम्मेदार बताया जाता है, लेकिन पाकिस्तान की स्कूली किताबों में बंटवारे के लिए महात्मा गांधी को जिम्मेदार बताया जाता है। आजादी के लिए 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। भारत के स्कूलों में इतिहास की किताबों में इस आंदोलन के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाता है, आपने भी शायद पढ़ा होगा। भारत में छात्रों को यह बताया जाता है कि इस आंदोलन के तहत नमक कानूनों का उल्लंघन करना, सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों और उपाधियों का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया था। लेकिन पाकिस्तान की स्कूली किताबों से आज़ादी का इतना बड़ा आंदोलन पूरी तरह से गायब है। अब आपको ये बताते हैं कि बंटवारे के बारे में पाकिस्तान की स्कूली किताबों में क्या लिखा है। पाकिस्तान में ये पढ़ाया जाता है कि मुसलमान एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें वो इस्लाम के मुताबिक रह पाएं, लेकिन मुसलमानों को पता था कि भारत में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, इसलिए अंग्रेजों के जाने के बाद हिंदू एक मुस्लिम देश की स्थापना नहीं होने देंगे। वो हिंदू कानून की स्थापना करेंगे और मुसलमानों के साथ अछूतों की तरह व्यवहार किया जाएगा और मुसलमान हिंदुओं के गुलाम बन जाएंगे। इसलिए मुस्लिम आज़ादी, अगर मुस्लिम असली आज़ादी चाहते थे तो जहां सिर्फ मुसलमानों का राज हो वहीं पर आज़ादी मिल सकती है, ऐसा वो समझते थे। इसलिए अलग पाकिस्तान बनाया गया। आज़ादी के बाद 1947 में दंगे हुए थे और इनके बारे में भी पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियों को नफरत का सबक सिखाया जाता है। 12वीं कक्षा की सिविक्स ऑफ पाकिस्तान की किताब में लिखा है कि जो लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे थे उन्हें पाकिस्तान के मुसलमानों ने हर तरह की मदद दी, जबकि भारत के लोगों ने मुस्लिम शरणार्थियों पर अत्याचार किए, उनकी बसों, ट्रकों और ट्रेनों पर हमले किए। भारत से आने वाले मुसलमानों की हत्याएं हुई और उन्हें लूटा गया, जबकि हकीकत यह है कि लूट और दंगे दोनों तरफ हुए थे। यानी पाकिस्तान अपनी भावी पीढ़ियों को झूठ का पाठ पढ़ा रहा है और उनके अंदर भारत और हिंदुओं के प्रति नफरत भर रहा है। इसी नफरत का इस्तेमाल हाफिज सईद जैसे आतंकवादी करते हैं और एक तरह से पाकिस्तान के स्कूलों में पढ़ाया जाने वाला इतिहास हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों की मदद कर रहा है। अब आपको यह भी बताते हैं कि बांग्लादेश अपने छात्रों को क्या इतिहास पढ़ाता है। हम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जब आजादी का आंदोलन हुआ तब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक थे। आंदोलन भारत की संपूर्ण आजादी के लिए हुआ था, स्वतंत्रता के लिए हुआ था, और जिन लोगों ने यह आंदोलन किया था उस समय वो नहीं जानते थे कि बाद में इस देश के 3 हिस्से हो जाएंगे। पहले 2 होंगे और फिर एक तीसरा हिस्सा बाद में हो जाएगा। लेकिन बाद में जब ये 3 हिस्से हुए, 3 देश बन गए, तो इन्होंने अपने अपने
हिसाब से आज़ादी के उस आंदोलन में बदलाव कर दिए और जो नायक थे उस आंदोलन के, उनके भी बंटवारे हो गए। बांग्लादेश अपने छात्रों को 1971 के बाद का इतिहास ज्यादा पढ़ाता है, क्योंकि वहां यह माना जाता है कि उनका इतिहास शुरू ही होता है 1971 से, जब देश बना। बांग्लादेश के इतिहास की स्कूली किताबों में इस बात पर ज्यादा फोकस रहता है कि उन्हें कैसे पाकिस्तान से आजादी मिली, ब्रिटिश सरकार से कैसे आजादी मिली, इस पर जोर नहीं है। लेकिन कुछ किताबों में सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ाया जाता है। बांग्लादेश की 9वीं कक्षा की किताब में एक चैप्टर है जिसका नाम है बंगाल्स ऑटोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल। इसमें लिखा है कि जब अंग्रेजों को देश से भगाने की कोशिशें असफल हुईं तो आजाद हिंद फौज का जन्म हुआ। क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने इस सेना का निर्माण करने में मदद की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस राजनीतिक समझौते के खिलाफ थे। इस किताब में यह भी लिखा है कि कैसे महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को दोबारा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए नामांकित नहीं किया था, और इसके बाद कैसे सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव लड़ा और महात्मा गांधी के समर्थन वाले उम्मीदवार को हरा दिया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस 1941 में देश से बाहर चले गए और अंग्रेजों के दुश्मन जर्मनी से उन्होंने हाथ मिला लिया। यानी बांग्लादेश की किताबों में तो आजादी के नायकों का कहीं कहीं कुछ जिक्र मिलता है, लेकिन पाकिस्तान के स्कूलों की किताबों में इन नायकों को बहुत गलत तरीके से पेश किया गया है और कई महत्वपूर्ण आंदोलन और उनके नायक पाकिस्तान के इतिहास से और उनकी किताबों से बिल्कुल गायब हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में पाकिस्तान में कोई जिक्र नहीं है, चंद्रशेखर आजाद के बारे में पाकिस्तान में कोई जिक्र नहीं है, और महात्मा गांधी को वो धर्मनिरपेक्ष मानने से इनकार करते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ ये बताया जाता है कि उन्हें एक अलग राष्ट्र बनाने का जो नायक था वो सिर्फ जिन्ना थे। आजादी से पहले भारतवर्ष का नक्शा देखिए। अब ये नक्शा है आजादी से पहले का। इसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ आपको नजर आएंगे। जब भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था, तब इस भारत के स्वतंत्रता की बात चल रही थी। इस भारत की आजादी के लिए हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी थी। हमारे नायकों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए जो संघर्ष किया था वो इस अखंड देश के लिए किया था। वो संघर्ष आजाद भारत के लिए हुआ था, पाकिस्तान या बांग्लादेश के लिए नहीं हुआ था। उस वक्त की तस्वीर ये थी। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान बना, उसने उस आंदोलन को भुला दिया। पाकिस्तान इस स्वतंत्रता संग्राम को भूल गया, उसके नायकों को भूल गया, और जैसा हम आपको बता रहे थे, चंद्रशेखर आजाद को भूल गया, भगत सिंह को भी काफी हद तक भूल गया, अशफाकुल्ला खां को भूल गया, मौलाना अबुल कलाम आजाद को भूल गया, लाला लाजपत राय को भूल गया, बाल गंगाधर तिलक को भूल गया, और महात्मा गांधी के योगदान को भी भूल गया। महात्मा गांधी को हम फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, लेकिन सिर्फ अपने देश में। पाकिस्तान उन्हें राष्ट्रपिता नहीं मानता, ना ही बांग्लादेश उन्हें राष्ट्रपिता मानता है। और जिस तरीके से हम अपने नायकों को याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और ये मानते हैं कि उनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश ऐसा नहीं मानता, और ये सोचने वाली बात है। लेकिन हम आज भी चाहते हैं कि जिन्ना की तस्वीर हमारे विश्वविद्यालयों में लगाई जाए। हम आज भी ये चाहते हैं कि बड़े बड़े सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस हॉल में जिन्ना के बारे में भाषण दिए जाएं और ये बताया जाए कि जिन्ना कितने बड़े आदमी थे, जिन्ना कितने बड़े लीडर थे, और जिन्ना की हमारी आज़ादी में कितनी बड़ी भूमिका थी। ये है भारत पाकिस्तान के बीच का फर्क।